हम्म तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ये। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर होगा गॉस लॉ, उसमें भी काफ़ी जगह ज़रूरत होगी इसकी। और हमारे एग्ज़ाम में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ तो मैंने तकरीबन बहुत प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ, पर एग्ज़ाम में आप 4 या 5 लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या आखिरकार। तो ये कुछ रिलेटेबल है उसी तरह से जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इमेजनरी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं या फिर कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के आसपास, जैसे हमने कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, जैसे ये सोर्स चार्ज है सपोज, और यहाँ कोई हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये इससे किस तरह से चलेगा, जैसे ये पार्टिकल हम यहाँ लेके आ रहे हैं फिर यहाँ किस तरह से इसकी मूवमेंट होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो वो जो कर्व्ड लाइन मिलेगी या स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब जिस पाथ पे वो टेस्ट चार्ज चलेगा। एक बार दोबारा समझते हैं। ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है ये जिसके अंदर ये चार्जेस बहुत सारा है, ठीक है। अब हम कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आए। पिछली क्लासेस में मैंने बताया होगा टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन बताई थी कि ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, कि ये इस वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, उस तरह से लिया है, काफ़ी स्मॉल। तो अब हम जब इसको इसके पास लेके आते हैं, क्योंकि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास एक रीजन क्रिएट हो गया, तो इसमें अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल, वो किस तरह से चलेगा, मतलब उसकी मूवमेंट क्या होगी, किस पाथ के अलोंग होगी, उसी लाइन को हम इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये कभी कभी तो स्ट्रेट मिलती है और कभी कभी कर्व्ड भी होती है। तो वो उनका मीनिंग क्या है, वो ऐसा क्यों हो रही है, वो सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, मतलब डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके लाया जाता है, तो वो जिस पाथ के अलोंग चलेगा, कौन, टेस्ट चार्ज, मतलब फ्रीली जिस पाथ के अलोंग वो मूव करेगा, उन्हीं स्ट्रेट लाइन को या कर्व्ड पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंड करेगा कि कभी कभी ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कभी कर्व्ड भी हो सकती है। तो कौन सी कंडीशंस होंगी, तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब होता है कि एक अकेला चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सोर्स चार्ज लिख दिया, तो इस सोर्स चार्ज में क्या है, मैंने माना कि इस बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे एक यहाँ पे चार्ज है, एक ये 2 कूलम का है, ये 3 कूलम का है, ये 1 कूलम का है, तो इनका मिला के सपोज ये 20 कूलम का चार्ज है। तो इसको हम आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे। आइसोलेटेड का मतलब होगा सिंपल, एक जैसे ये +2 कूलम का एक चार्ज, एक यूनिट, मतलब सिंपल ये +2 कूलम का एक अकेला कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो हमेशा स्ट्रेट होंगी। लेकिन अगर कोई इस तरह की बॉडी है जिसके अंदर वो बहुत सारे सोर्स पार्टिकल से मिलके एक वो बॉडी बनी है, जैसे +3 +2 +1, तो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इमेजिनरी लाइंस होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, कर्व्ड। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। If the electric field is due to an isolated charge, then the electric lines of force are straight. उस कंडीशन में वो लाइन स्ट्रेट होंगी। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से, जैसे कि मैंने ये बॉडी के अंदर बहुत से चार्जेस रख दिए थे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो ऑब्वियसली कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी। अब बात आती है कि चलो ये लाइन का तो डिसाइड हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड पाथ है, लेकिन उनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पिछली क्लास में जो बेसिक डेफिनेशन से था वो ये था कि F/Q0। तो जो F की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी, हमने ये पढ़ा था। तो न्यूमेरिकल में हम आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या हम स्ट्रेट लाइन या जो कर्व्ड पाथ है उससे भी क्या, जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही हो जाएगी, ये तो लॉजिक समझ आ रहा है। लेकिन अगर कर्व्ड पाथ है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे
कि दो या दो से चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मिलेंगी वो कर्व्ड होंगी, तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो चलो समझ आ गया, लेकिन कर्व्ड वाले में कैसे पता करेंगे? तो बहुत यूनिक तरीका है, मतलब सिंपल है कि जब कभी भी हमें कर्व्ड स्ट्रेट वो कर्व्ड पाथ मिलेगा इमेजिनरी लाइंस का, तो जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे उस कर्व्ड पाथ की जो ये टेंजेंट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई एट दैट पॉइंट एट सोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई भी कर्व्ड पाथ है और सपोज हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इसी पे ये टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, वो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एक तरह से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन में हमने देखा कि ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो किस कंडीशन में स्ट्रेट है, किस कंडीशन में कर्व्ड है, वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो स्ट्रेट लाइन की है, लेकिन अगर कर्व पाथ है तो वहाँ कैसे निकालें, तो टेंजेंट वाला टॉपिक समझ लिया। अब आगे आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी अगर देना हो तो मैं नीचे दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन द केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जैसे ये देखिए Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी है? अभी, मतलब जो एरो की डायरेक्शन है वो कैसी है? अभी। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट चार्ज, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हम ज़्यादातर जो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं किसी भी बॉडी को मेजर, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी चेक करने के लिए, वो नॉर्मली हम यूनिवर्सली क्या लेते हैं? प्लस का। तो आप ये जो क्यू है वो भी पॉजिटिव है, और आप टेस्ट चार्ज भी कैसा लेके आ रहे हो? पॉजिटिव। तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जब आपका सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अवे वाली होगी। अगर आपका जो सोर्स चार्ज है मतलब आइसोलेटेड, तो क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो स्ट्रेट लाइन का होने का मतलब क्या है कि ये जो भी चार्ज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आइसोलेटेड है। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होंगी और इनवर्ड होंगी, ठीक है, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार जल्दी से पढ़ते हैं धीरे धीरे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इसका एग्जांपल हमें थोड़ी देर में मिलेगा। इन द केस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने लिखा, तो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होते हैं, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर कहता है द लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्स आउट फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स का मतलब है कि ये जो लाइंस हैं जहाँ ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ ये लाइनें पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे ये देखेंगे तो ये दूर होती जाएंगी। देखिए ये लाइन जो है इधर चली जाएगी और ये लाइन इधर चली जाएगी, तो ये कैसी हैं? डाइवर्जेंट हैं। अच्छा आगे देखते हैं, डाइवर्ज आउट, ठीक है। दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर सपोज टू एक्ट एट द नेगेटिवली इंड्यूस चार्ज ऑन द सराउंडिंग। मतलब इसके आसपास जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव वाला है, तो ये जो लाइनें हैं हमेशा, जैसे कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल से हमेशा इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और कहाँ जाके एंटर करती हैं? साउथ पोल पे। इसी तरह से यहाँ से जो ये आउटवर्ड में जा रही हैं पॉजिटिव से, ये कहाँ पे जाके मिल रही होंगी? अगर इसी सिस्टम में कहीं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसकी तरफ, इनवर्ड की तरफ बिहेव करेंगी। तो वही लाइन लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बॉडी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है, तो द लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी। जैसे कि ये देखिए एरो के डायरेक्शन अंदर की ओर हैं। और ये कैसा है? जैसे यहाँ पे क्या था? डाइवर्स था, तो यहाँ पे ये लाइनें कैसी हैं? कन्वर्जेंट हैं, मतलब जो दूर दूर से लाइनें ऐसी आ रही हैं तो वो एक तरह से कन्वर्ज कर रही हैं इस पॉइंट पे, जब आपका मेन जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिवली आइसोलेटेड है। दीज लाइन्स ऑफ फोर्स आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द, अब ये सपोज किया गया है कि मान लीजिए इसी सिस्टम में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तो वहां से जो निकल के आ रही होंगी, जैसे मैंने बताया था कि ये आप इन्हीं को मान लीजिए कि यहाँ से ये निकल के आएगी ऐसे, इसको मान लेते हैं ये, तो यहाँ से ये आउटवर्ड है और ये देखिए इसके अंदर इनवर्ड है। इसी तरह से और भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हालांकि, तो इसके हिसाब से कहीं और चार्ज पार्टिकल होगा नेगेटिव, सपोज वाला लिखा हुआ है। सपोज का मतलब है कि जैसे ये नेगेटिवली, हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड हैं और कन्वर्जेंट हैं, तो ये आ कहाँ से रही होंगी? क्योंकि
तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो भी आप दूसरा टेस्ट चार्ज या जो भी चार्ज ले रहे हैं, मतलब सोर्स चार्ज कोई पॉजिटिव, वहाँ से निकल रही होंगी और यहाँ पे इनवर्ड हैं। तो वो ये लिखा हुआ है कि दीज लाइन्स ऑफ फोर्स आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कहाँ से आई हैं, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिवली कोई इंड्यूस चार्ज होगा सराउंडिंग में, वहाँ से। It is to be noted that the direction of electric lines of force is the direction in which the positive test charge is urged to move when free। हाँ, मतलब वही जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन होंगी वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब आगे देखते हैं, ये तो आइसोलेटेड के बारे में हो गया। अब ये देखते हैं, तो ये भी दोनों ही फिगर सेम सिमिलर हैं ऊपर वाले की तरह। तो आप यहाँ पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एरोज यहाँ पे बस ये डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल जैसे यहाँ पे इनवर्ड है और ये वाली आउटवर्ड है। हम्म, तो ये हमने देख लिया था अभी। अब ये एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट नहीं फिजिसिस्ट कोई होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो वो एक बैंडेग्राफ जनरेटर होता है जैसे ये वाला, 12th क्लास में ये एक टॉपिक भी था, हालांकि हमारे PHE 7 के सिलेबस में नहीं है। उस बैंडेग्राफ जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक मोटर को चालू किया जाता है और देखा जाता है कि जितना भी कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इस मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं। तो जब कोई भी उस बैंडेग्राफ जनरेटर की सरफेस को टच करता है तो ये सारा चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर, हमारी बॉडी कंडक्टर होने की वजह से एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। तो यहाँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि इनके जो बाल निकले, मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक जो हमने इमेजिनरी लाइंस पढ़ी हैं उनकी जो लाइंस होंगी उनको ये रिप्रेजेंट कराता है। इसी तरह से किसी स्टूडेंट ने भी जब इसी पे हाथ रखा, तो क्योंकि यहाँ बाल छोटे थे तो उतना अच्छे से समझ नहीं आता था, लेकिन इस लड़की के बाल बड़े होने से समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल नेचर जो यहाँ शो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ही हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलरली क्या हुआ, बैंडेग्राफ जनरेटर ने चार्ज को क्रिएट किया, वो इस ये कंडक्टर होने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है इस बॉडी के अंदर, तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोई ड्रॉ तो कर नहीं सकते, मतलब रियल तो होती नहीं, वो इमेजिनरी होती हैं। तो वो एक तरह से देख सकते हैं कि वो लाइनें इस तरह से बनती हैं। तो 10⁵ वोल्ट के आसपास बैंडेग्राफ को जनरेटर को दिया गया था, जिसके बाद वहाँ मतलब इतना पोटेंशियल बैंडेग्राफ जनरेटर में दिया गया, वहाँ से फिर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ इस मेटल के अंदर उसको यहाँ दिखा रहा है। आगे देखते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से भी मार्क कर देता हूँ, ये अलग से पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने जैसे ड्रॉ की हैं, तो स्ट्रेट जो आती हैं और जाती हैं उनका तो चलो क्लियर है कि क्या कभी भी ये दो मतलब कर्व्ड लाइन जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं कि नहीं? तो आंसर है नहीं। सेम आंसर होगा आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए और सेम आंसर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए भी। क्या है कि मान लीजिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे इस कर्व के अलोंग टेंजेंट है PA और ये दूसरे वाले कर्व के अलोंग इसी पॉइंट पे वो क्या है, टेंजेंट PB। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी कर्व्ड पाथ पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सपोज अगर दो इंटरसेक्शन दो जो ये लाइन है इलेक्ट्रिकल लाइंस वो अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगी, और दो टेंजेंट होने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन का मिलना। तो ये तो नेचुरली मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो सकती है, दो दो नहीं दिखा सकता। तो इट मीन्स कि एक वेक्टर फोर्स कह लें या वेक्टर कह लें तो उसकी दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो इसका मतलब हमारी जो इनिशियल सपोज जो हमने सपोज किया था वो गलत है। तो हमने क्या सपोज किया था कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो गलत हो गया। इट मीन्स क्या मिलेगा हमें कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो एक बार मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर इफ वी सपोज हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि वो क्रॉस कर रही हैं, द टू लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, then it would be possible to draw two tangents, एक PA और एक PB। तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई टू द टू लाइन्स ऑफ फोर्स एट द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पे। दिस वुड डायरेक्टली मीन इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या बन रहा है कि एक ही पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, 2 डिफरेंट डायरेक्शन होगी। दिस वुड फर्दर इम्प्लाई या फिजिकली मान कहेंगे हम कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि और इसका मतलब ये भी है, अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी लाइन का मतलब क्या बताया था, कि ये वो लाइन होती हैं जिन पे ऐसा मतलब इमेजिनरी लाइन है जिन पे ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी टेस्ट चार्ज को आप लेके आएंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर मान लीजिए ये कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, तो वो पी पॉइंट पे पी ए की तरफ जाएगा या पी बी की तरफ जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा ना, वो तो दोनों पे तो जा नहीं सकता एक साथ। तो वही लिखा हुआ है कि दिस वुड फर्दर इम्प्लाई अ फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पी। सपोज हमने पी पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा होता, तो साइमल्टेनियसली वो दोनों डिफरेंट पाथ पे नहीं जा सकता। तो इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट, कि मतलब कभी भी इन दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आते हैं आगे, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। ये मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में ही बताया था कि लाइन ऑफ फोर्स जो भी है, जैसे मैग्नेटिक में क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में निकल के, नॉर्थ से निकल के साउथ में इन्वर्ट की डायरेक्शन होती है एक तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स है, स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नहीं बनाती हैं वो कभी भी। आप ये देखिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से कैसी हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। और देखो ये नेगेटिव है, तो ये कहाँ है, अंदर की ओर आ रही हैं। तो बिल्कुल ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह रिजेंबल कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स पजेसेस लॉन्गिट्यूडनल टेंशन हमें कब मिलती है, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो देखो जैसे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको बिल्कुल ट्रीट करो वैसे ही जैसे नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस, अब इन्हीं के बीच में अगर हम किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख दें, तो वो एक पाथ ऐसा फॉलो करेगा, यहाँ रखा तो ये पाथ ऐसा फॉलो करेगा, यहाँ रखा तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। और इसी तरह से उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ रखते हैं, तो वो इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये पता लग रहा है कि ये जो फिगर मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल टेंशन का है, या लेंथ वाइज हम जिसको बोल सकते हैं। और इस तरह का पैटर्न हमें ये बताता है कि ये दोनों जो भी यहाँ पे सोर्स चार्ज रखे गए हैं, वो पॉजिटिव और मतलब सेम लाइक चार्जेस हैं एक तरह से। इसी तरह से मान लीजिए लेटरल प्रेशर अगर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो जब लॉन्गिट्यूडनल है, तो आप समझ जाइए कि वो दोनों टेस्ट मतलब सोर्स चार्ज पार्टिकल जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। क्योंकि ये बाहर की ओर डायरेक्शन है एरो की, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और अगर यहीं पे ये अंदर की ओर बना दें, तो ये नेगेटिव लाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट होते, मतलब एक प्लस का होता और एक नेगेटिव होता, तो उस प्रेशर को हम लेटरल प्रेशर की तरह मानते, और उसका फिगर कुछ इस तरह से बनता। अच्छा, यहाँ मैंने फिगर लगाना भूल गया हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आप फिगर मान सकते हो प्लस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कि द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और उसके अंदर ये चार्ज है प्लस, ये पूरी बॉडी के अंदर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी एक सरफेस के, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इस पर 90 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर कोई हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये कैसा है, बीच में डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। तो थोड़ी देर पहले एक सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं। तो उसका ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है समझने के लिए, कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी पास होके नहीं जाती क्लोज कंडक्टर के अंदर से। मतलब यहाँ पे ये कोई भी हमने क्लोज कंडक्टर लिया प्रॉपर, तो यहाँ से प्लस, जैसे ये बॉडी है इस पर पूरी पे प्लस चार्ज है, तो ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब जाएंगी तो इस तरह से, और फिर यहाँ से दोबारा ऑरिजिनेट होगी, मतलब इसके अंदर से निकल के नहीं जाएंगी, बल्कि इसके अंदर एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा इस साइड में, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। ये इंड्यूस वगैरह क्या है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से ये यहाँ से निकल के बाहर चली जाएंगी। तो अगर हम ये अगर क्लोज कंडक्टर रखते हैं कभी भी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो उसमें से पास होके नहीं जाती, बल्कि उसमें से जो भी यहाँ कंडक्टर है उसके चार्ज पार्टिकल इंड्यूस हो जाते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होके इस पे एंड हो जाएगी, अपोजिट जो भी चार्ज पार्टिकल रहा होगा उस पे।
इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ लाइंस। जैसे कि हमने देखा तो है कि ये इमेजिनरी लाइंस निकल के, मतलब इमेजिनरी लाइंस ही पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस हैं कि ये वो पाथ एज्यूम किया जाता है कि यहाँ से कोई भी एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। तो अब यहाँ पे है कि ये नंबर ऑफ लाइंस क्या डिनोट कर रहा है, क्या है। तो अगर ये पॉइंट देखा जाए तो अगले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा गॉस लॉ वाला होने वाला है। उसमें जो पहली चीज़ है गॉस लॉ जो की बात हम डिस्कशन जो करेंगे वो इसी चीज़ पे होगी। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं अभी, और वहाँ पे भी देखेंगे। क्या है कि अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकालनी है तो उनके बीच में रिलेशन है, किसके बीच में, नंबर ऑफ लाइंस पे और इंटेंसिटी पे। जैसे कि कोई भी मैग्नेट, जैसे यहाँ हम मान लेते हैं नॉर्थ और ये साउथ पोल की, तो यहाँ पे जो कोई भी हम लोहे की चीज़ या निकल की लेके आते हैं तो उसको ये ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ रखा हुआ है तो थोड़ा कम होगा, दूर रखा है तो थोड़ा कम होगा। यानी कि इसी तरह से इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स भी। तो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी एक सोर्स चार्ज पार्टिकल यहाँ लिया तो इसके चारों ओर देखिए ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो हर पॉइंट पे जैसे हमने ये क्यू नॉट एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ रखा, फिर उसके हिसाब से हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी इसकी। अगर मैंने यहाँ रखा तो एक डायरेक्शन अलग मिलेगी, यहाँ रखा तो अलग मिलेगी, यहाँ रखा तो अलग। मतलब इस सोर्स चार्ज पार्टिकल के चारों ओर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि इंटेंसिटी पे फर्क देखेंगे, क्योंकि डाइवर्ज और ये कन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया। तो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट, मतलब इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो भी ये पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट इफ दिस वर डन द होल ऑफ द स्पेस वुड बी फिल्ड विद द लाइन्स। तो इस तरह से अगर करने बैठेंगे तो फिर पूरा ही मतलब समझ ही नहीं आएगा कि मतलब बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो इन दैट केस हम अब समझना स्टार्ट करेंगे कि इस सोर्स चार्ज पार्टिकल से, जैसे यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, यहाँ कितनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी पास होके जा रही है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ तो ये भी लाइन ड्रॉ है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन वो ड्रॉ होने के बाद में वो डाइवर्ज करती हैं। तो डाइवर्ज इस तरह से कर रही हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होके गई, इस वाले सरफेस से कितनी पास होके गई। तो किसी एक पोजीशन पे हम पता करेंगे कि कितनी उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जा रही हैं। एक बार दोबारा समझते हैं कि इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे ये मेन सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ से तो हम जितनी मर्जी चाहें उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर करने बैठेंगे कैलकुलेशन अगर हम, तो वो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी, मतलब एक पूरा पेज भर जाएगा, तो फिर हम क्लियरली नहीं पता कर पाएंगे। तो अब हमने क्या किया इससे बचने के लिए, कि हमें पता है कि यहाँ से निकलने के बाद ये पाथ जो है वो डाइवर्ज हो जाता है। तो क्यों ना हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक हमने कोई, जैसे बाद में हम देखेंगे गॉस लॉ चैप्टर में गॉसियन सरफेस वगैरह बोलेंगे, तो ये सरफेस मैंने ड्रॉ किया और ये देखा कि अब इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के जा रही हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इन दैट केस नो, इन कहाँ गया, बट if this were done the whole of the space would be filled with the lines, तो in that case no individual line can be distinguished। तो यहाँ पे हम कोई भी इंडिविजुअल लाइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो it becomes necessary to suitable limit the number of field lines which are to be drawn represent the field। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, this can be done by spacing the line in such a way that the number पर यूनिट एरिया, तो ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे ही हम देखेंगे कि पर यूनिट एरिया कितनी क्रॉस करके जा रही हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, एट द फील्ड एवरी पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो ये इसका पॉइंट था, और थोड़ी देर में अभी हम यहाँ पे देखें। और फिर ये नीचे उसके पॉजिटिव चार्ज पे कैसा हो रहा होगा, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड। अब देखो जैसे ये है, ये यहाँ पे हमने देखा, यहाँ कोई सोर्स चार्ज है सपोज आपके पास प्लस का क्यूब, तो यहाँ से तो हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले गॉसियन सरफेस पर देख रहे हैं तो इतनी लाइन ड्रॉ होके जा रही हैं। इस पे देख रहे हैं तो यहाँ एक ही लाइन पास होके जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला क्योंकि इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल के जा रही हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी,
हम जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ हमारे में अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो आप 3 या 4 शुरू की लिख दो, काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये आपकी गॉस लॉ के चैप्टर स्टार्ट ही इसी चीज़ से है, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा प्रॉपर बतानी पड़ रही हैं। अब आगे देखते हैं कि ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अगर निकालनी है तो जो डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एन लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, किसके अंदर से निकल के जा रही हैं, एक यूनिट एरिया से। तो डेल्टा एरिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डेल्टा एन अपॉन में डेल्टा ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जो लाइंस जो निकल के जा रही हैं पर यूनिट एरिया से, उसको। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के, यानी कि ई के। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो एप्सिलॉन नॉट है, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसके बाद में यहाँ से ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो फॉर्मूला एक हमें अलग से भी पता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई की जगह तो ये आएगा 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब ये वैल्यू आप वहाँ पुट करोगे तो 4πr²। ठीक है, मतलब सिंपली हमने जब ये वहाँ पुट करके देखा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल के आ रही हैं, वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू में सरफेस एरिया जो भी है उसका। अगर हम वो सरफेस स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, जैसे मैंने ये वाला जो सरफेस है ये वाला, या ये वाला रेक्टेंगुलर है, कभी हम गॉस वाले चैप्टर में देखेंगे कि वो क्यूबॉइड की शेप में है, कभी सिलेंड्रिकल की शेप में है। तो अगर वो मान लीजिए स्फेरिकल है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो वैल्यू पुट करके दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द स्फेरिकल सरफेस से अगर हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जब हमने वैल्यू पुट की एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में, देखो एक बार मैं बताता हूँ, हाँ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट निकाला जाए तो ये आंसर हमारा यहाँ आ चुका है। ये पर यूनिट एरिया का है, गॉस लॉ भी हमारा यहीं खत्म होगा बाद में। तो ये पर यूनिट एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकाली है, तो ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर हम मुझे टोटल एरिया में निकालनी हो तो कितनी होगी, तो ऑब्वियसली जो भी आपका स्फेरिकल सरफेस है उसके एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वाला जो है वो तो पर यूनिट एरिया का निकला है। तो हमें टोटल एरिया का निकालना है तो 4πr² का मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना आ गया, क्यू। तो ये लास्ट वाला लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन नॉट ई की क्या वैल्यू है, तो वो है 1/4π और क्यू अपॉन में r²। क्योंकि ये नीचे वाला इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो कोई भी सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, और सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो इसलिए ये वाला ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा सरफेस पर डिपेंड, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट था। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, जो PHE 7 की जो एक न्यू ने बुक दी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है वो पूछें, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। कहता है कि चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, प्लस का, तो मैंने ये प्लस का बनाया, और -1 का 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज और है, उनके बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसके स्केच करो लाइन ऑफ फोर्स को। तो अब बिना मतलब एपरेटस के जैसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। तो हम जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला होता तो हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके ड्रॉ कर भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया है कि ये चार्जेस हैं, तो अब आप लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करके ही दिखाओ। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बस इसका एक स्केच एक रफली ड्रॉ करना है। तो अब क्या करें ऐसा, तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जो कि मैथमेटिकली ड्रॉ करना भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ खास। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं 12 लाइन का हिसाब, मतलब 1 कूलम का 12 कूलम, 12 लाइन के हिसाब से। कन्वेंशन लिए वो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम के लिए हम 12 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 के लिए कितनी हो जाएंगी, 36। ठीक है, तो मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते टाइम पे भी बताया था कि आपके नियर वाई में, जैसे कि ये प्लस का है 3 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे 36 लाइन लेंगे, क्योंकि हम एक पे कितने ले रहे हैं, 12। तो इन अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा देखो, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पे सराउंडिंग में है, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के जा रही होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अवे। और ये नेगेटिव का है तो इस तरफ कैसी डायरेक्शन होगी उसकी, इनवर्ट। तो यहाँ से क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पे है तो कुछ लाइनें तो हमने इनसे कनेक्ट करा दी। ठीक है, तो कितनी लाइनें ये कनेक्ट करा दी हमने, 12। तो बाकी की 24 कहाँ है, क्योंकि +3 वाले से तो 24, तो टोटल कितनी जा रही होंगी, 36। तो 36 में से 12 तो यहाँ मर्ज कर गई, एक तरह से यहाँ से निकली और यहाँ पे अंदर
जैसे सराउंडिंग में बताया था ना डेफिनेशन के टाइम पे कि यहाँ से निकलती हैं और सराउंडिंग में किसी नेगेटिव चार्ज पे मतलब चली जाती हैं, डाइवर्स एक तरह से मिल जाती हैं। तो इस -1 पे तो 12 आके मिल गई, तो बची हुई जो 24 है वो सराउंडिंग में कोई और नेगेटिव चार्ज होगा उसको डिनोट कर देंगे। तो अब ये चीज़ें पढ़ते हैं। वैसे फिगर ये समझ आ गया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। भाई कन्वेंसली हमने क्या लिया है कि 1 माइक्रो कूलाम पे 12 लाइन, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है आप चाहो तो अपनी मर्जी से 1 माइक्रो कूलाम पे 6 लाइन निकाल लो। तो अगर आप इस पर 6 ले रहे हो तो इधर कितनी लेनी पड़ेगी, 18। तो वो है ये चीज़, तो इन्होंने 12 लाइन के हिसाब से माना है। तो ऑब्वियसली 36 लाइन किसके लिए होंगी, +3 माइक्रो कूलाम के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इनमें से जो 12 हैं, जो चीज़ मैंने अभी समझाई है वो आपको ऑब्वियसली यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई डायग्राम आप बना के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपने कितनी यहाँ पे कन्वर्स करा रहे हैं, कितनी डाइवर्स, और बाकी की लाइनें कहाँ गई हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि 12 लाइन ऑफ फोर्स जो थी वो हम एक के लिए ले रहे हैं, तो 3 के लिए 36 हैं। तो इन 36 में से 12 लाइनें इसके साथ मतलब मिल जाएंगी, और बाकी की 24 लाइन्स बाहर की ओर हमने किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से मैच करा दी हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि very near each of these point charges the lines of force are readily directed pointed outward from the positive charge, और इनवर्ट किसकी तरफ होंगी, नेगेटिव वाले की तरफ। तो हमें पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए 12 लाइंस जो हैं वो कहाँ से निकालनी, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ कनेक्ट करा दी, 12 लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेटिंग टू द नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से भी कराएंगे कि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आता है कि बाकी की 24 लाइंस कहाँ हैं। तो 24 लाइंस जो बची आर फोर्स एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, उनको हम इन्फिनिटी पे छोड़ देंगे कि उनके सराउंडिंग में जो भी कोई और चार्ज पार्टिकल होगा वहाँ पे वो टेंड कर जाएंगे। तो हेंस एट अ सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका फील्ड पैटर्न मिलता है वो कुछ इस तरह का होगा। और क्योंकि ये +3 है, ये -1 है, तो टोटल ये कितना मान सकते हैं इस सिस्टम का, 2 माइक्रोकूलम। वो लाइन लिखी गई है लास्ट में, उसको चाहें तो ना भी लिखें कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ आपका ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो हमारे एग्जाम में आए होंगे उनको न्यूमेरिकल करने के बाद फिर सेकंड चैप्टर यानी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।